Hello friends, my name is Khan and once again welcome back to my YouTube channel करीम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कविता जो कि क्लास 9th की बिहाइव बुक से ली गई है और फर्स्ट पोएम है। और इस कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक रास्ता जिसे नहीं चुना गया, एक रास्ता जिसे नहीं लिया गया। तो बहुत ही प्यारी सी कविता है और इस कविता के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कवि ने। तो सबसे पहले हम इस कविता के बारे में, इसकी थीम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, पोइट कौन है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद में हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके साथ ही कुछ लिटरेरी डिवाइसेज जो इसके अंदर यूज़ की गई हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से किसी स्टेंजा की राइमिंग स्कीम निकालते हैं उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल होने वाला है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। अब देख लेते हैं सबसे पहले तो पोइट के बारे में और पोएम के बारे में, एक्चुअली पोएम में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई। तो देख लेते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट द रोड नॉट टेकन, यानी ये कविता जो है द रोड नॉट टेकन, इसके बारे में ये सुप्रसिद्ध कविता जो है एक रास्ता जिसे नहीं चुना गया उसके बारे में। अब क्या रास्ता है, क्या चीज़ इसके अंदर बताएगी, वो आगे जब हम पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे उसमें डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जो रोड का यूज़ किया गया है, रोड इस वर्ड को ये एक सिंबॉलिक एज ए सिंबल यूज़ किया गया है, यानी एक्चुअली इस रोड के इस सिंबल के माध्यम से कवि एक बड़ा मैसेज देना चाहता है। तो वो इस पोएम में हम आगे डिटेल से उस पर चर्चा करेंगे। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अब कुल मिलाकर ये जो कविता है ये मेकिंग चॉइसेस के बारे में, यानी हमारी लाइफ में हमें कई बार डिसीजन लेने होते हैं, तो किस तरीके से हम हमारी लाइफ की डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, तो इसके बारे में इस कविता में बताया गया। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो जो डिसीजन हम लेते हैं वो डिसीजन ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। अब पोइट के बारे में बताया गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोइट है और बड़े सिंपल साधारण शब्दों का अपनी कविता में यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी कविता के माध्यम से इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत बड़ा मैसेज देने वाली कविताएं होती हैं। इनकी कविताओं से जो मैसेज दिया जाता है, इनकी कविताओं में जो मैसेज होता है वो काफ़ी बड़ा मैसेज होता है, काफ़ी सोच समझ कर काफ़ी गहरा अर्थ देने वाली कविताएं इनकी होती हैं। तो कुल मिला के पोइट के बारे में ये बताया गया। अब देख लेते हैं स्टेंजा, हर स्टेंजा की अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्या मैसेज दिया गया उसके उस स्टेंजा के माध्यम से उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं पहले स्टेंजा को। फर्स्ट स्टेंजा ये रहा। अब जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा आपके सामने है, तो सबसे पहले तो राइमिंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये राइमिंग स्कीम है इस स्टेंजा की, इसमें इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं, 4 स्टेंजा हैं और सभी स्टेंजा की राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी ए ए बी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि किस तरीके से जब भी आपके सामने कोई स्टेंजा हो और आपको राइमिंग स्कीम लिखनी हो तो किस तरीके से राइमिंग स्कीम लिखनी होती है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो देख लेते हैं। जैसे इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी। कैसे निकाली हमने, जैसे पहली लाइन है आपकी, आपको क्या करना है, जो भी स्टेंजा है उसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, उसके साउंड क्या है उसे आपको देखना है। जैसे 2 रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, तो यहाँ पर ये जो वुड वर्ड है इसके साउंड है, इसे आप ए से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। अब सेकंड जो लाइन है उसके लास्ट वर्ड को आप, अगर साउंड सेम है तब तो ए से इंडिकेट करेंगे, साउंड डिफरेंट है तो आप उसको बी से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे पहली लाइन को हमने ए से इंडिकेट कर दिया, सेकेंड लाइन को जो बोथ वर्ड है इस बोथ को हमने बी से इंडिकेट कर दिया। अब थर्ड लाइन में हमारा जो लास्ट वर्ड है वो स्टूड है, तो स्टूड जो है, स्टूड और वुड दोनों कॉमन साउंड है, तो कॉमन साउंड है तो इसे भी हम ए से इंडिकेट कर देंगे। इसी तरीके से फोर्थ लाइन है एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो कुड भी, स्टूड, कुड, स्टूड और वुड तीनों कॉमन है तो इसे भी हम ए से इंडिकेट कर देंगे। और फिफ्थ लाइन है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो ग्रोथ और बोथ ये कॉमन साउंड है तो यहाँ पर बोथ को हमने बी से इंडिकेट किया था तो अंडरग्रोथ को भी हम बी से इंडिकेट कर देंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से इस स्टेंजा की और जो राइमिंग स्कीम होगी वो हो जाएगी ए बी ए ए बी। और इसी तरीके से बाकी जो 3 स्टेंजा हैं उनकी भी राइमिंग स्कीम हम आसानी से निकाल सकते हैं और सभी की राइमिंग स्कीम इस कविता में सेम ही है। तो ये तो ही बात राइमिंग स्कीम की। अब बात कर लेते हैं इस स्टेंजा के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है और इस स्टेंजा का लिटरल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जैसा कि इस पोइट कह रहा है इस स्टेंजा के अंदर, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। यानी पॉइंट कह रहा है कि एक बार वो जंगल में खड़ा था कहीं पर पीले जंगल के अंदर और उसके सामने से 2 रास्ते जा रहे थे। अब चूंकि वो एक अकेला यात्री था इसलिए उसे रास्ता तो एक ही चुनना है, ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों रास्तों पे जा सकता है, तो उसे उन दोनों रास्तों में से एक ही रास्ते को चुनना है।
तो इसलिए उसने काफ़ी देर तक उन दोनों रास्तों पर एक उनमें से एक रास्ते को जिसे वो चुनना चाहता था उसे काफ़ी देर तक उसने सोच विचार किया, चिंतन मनन किया, काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचा। जैसा कि इसमें बताया गया स्टेंजा के अंदर कि उसने एक रास्ते को देखा काफ़ी लंबा, जब तक कि वो रास्ता अंदर घनी झाड़ियों के अंदर मुड़ ना जाए तब तक उसने उस रास्ते को देखा। तो इस तरीके से उस रास्ते पर उसने काफ़ी देर चिंतन मनन और सोच विचार किया। तो ये तो था इसका लिटरल मीनिंग। अब इसकी जब हम अर्थ की इसका इस स्टेंजा के माध्यम से कवि जो मैसेज देना चाहता है उसके बारे में बात करें तो मोटे तौर पर यही मैसेज है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं कि जब हमारे सामने कई ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उनमें से हमें एक विकल्प को चुनना होता है, एक चॉइस को लेना होता है। तो वहाँ पर जो हम चॉइस लेते हैं वो चॉइस ही हमारा जो डिसीजन हम लेते हैं वो डिसीजन ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आपने डिसीजन बिना सोचे समझे ले लिया, यूं ही ले लिया, तो जाहिर सी बात है इन फ्यूचर आपको उसके परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे। अगर आपने कोई डिसीजन सोच समझ कर लिया, काफ़ी चिंतन मनन करके लिया, तो उसका जो फ़ायदा होगा वो फ्यूचर में आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस स्टेंजा के अंदर यही बात बताई गई कि जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा मुकाम आए जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो उस डिसीजन को आपको काफ़ी सोच समझ कर लेना है, यूं ही नहीं लेना है। काफ़ी चिंतन मनन सोच विचार उस पर करना है और तब जाकर आपको उस डिसीजन को लेना है। अगर काफ़ी सोच विचार करके आप कोई डिसीजन लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको उसका फ़ायदा होगा। तो ये ओवरऑल इस स्टेंजा के माध्यम से कवि ये मैसेज देना चाहता है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेंजा की। तो सेकेंड स्टेंजा में चलते हैं। सेकेंड स्टेंजा हमारा ये रहा। जैसा कि राइमिंग स्कीम के बारे में मैंने बता दिया कि सभी की राइमिंग स्कीम सेम ही है। जैसे देखो इसमें हम देखते हैं फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम। तो फेयर को ए से इंडिकेट करेंगे, क्लेम को बी से कर देंगे, वेयर को ए से कर देंगे, देयर को ए से कर देंगे और सेम और क्लेम सेम साउंड है तो इसे हम बी से कर देंगे। तो कुल मिला के ए बी ए बी ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। मैं समझता हूँ आपने अच्छी तरीके से समझ लिया इस कॉन्सेप्ट को, राइमिंग स्कीम वाली को। अब बात कर लेते हैं इसके मीनिंग को, लिटरल मीनिंग को और मैसेज क्या देना चाहता है। तो पोइट ने, जैसा कि पहले स्टेंजा में पोइट ने काफ़ी देर तक उस रास्ते को देखा, दूर तक, जब तक कि वो रास्ता घनी झाड़ियों में ना मुड़ जाए, काफ़ी चिंतन मनन किया उस पर और बाद में पोइट डिसीजन लेता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब बाद में पोइट कहता है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब पॉइंट क्या कहता है कि मैंने फिर बाद में दूसरा रास्ता चुना, हालांकि दोनों रास्ते सेम से ही हैं लेकिन मैंने दूसरे रास्ते को चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो पहले रास्ते से बेटर है, यानी वो दावा जो है वो अपना दावा ज़्यादा कर रहा है पहले रास्ते की बनस्पत और वो बेटर लग रहा है, इसलिए कवि जो है वो दूसरे रास्ते को चुनता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, और दूसरा कारण ये भी है कि उस पर काफ़ी घास है और वो रास्ता वांटेड वेयर मतलब यानी वो रास्ता खुद कह रहा है कि मुझ पर चला जाए, यानी उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पर बहुत कम लोगों के द्वारा चला गया है, काफ़ी घास है और बहुत कम लोगों के द्वारा इस रास्ते को यूज़ किया गया है, इसलिए कवि चाहता है कि मैं इस रास्ते को चुनूँ और ये सोचकर कवि उस रास्ते को चुनता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, बाद में से ऐसा लगता है कि ये दोनों ही रास्ते सेम है। थोड़ी देर बाद जब कुछ दूर उस रास्ते पर चलता है फिर उसे लगता है कि ये दोनों ही रास्ते जो हैं सेम है, दोनों में रास्ते में कोई भिन्नता नहीं है। तो कुल मिला के इस स्टेंजा के माध्यम से पोइट यही कहना चाहता है कि जो भी, जैसे पोइट ने इसने डिसीजन लिया, दूसरा रास्ता काफ़ी सोच विचार किया, फिर उसने दूसरा रास्ता जो है चूज़ किया। जब वो कुछ दूर चला तो उसे ऐसा लगा कि जैसे ये रास्ता जो है दोनों ही रास्ते सेम है, क्योंकि हम कोई भी हमारी लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो जाहिर सी बात है जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और जो डिसीजन लेते हैं, फिर जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो कठिनाइयाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ तो हर रास्ते पे आनी है। लेकिन उन परेशानियों को, उन मुसीबतों को देखकर अगर आप सोचने लग जाएँ कि नहीं मुझे वो दूसरा रास्ता चुनना था, ये रास्ता तो काफ़ी कठिन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो फिर आप अपना खुद का भी नुकसान करेंगे और आप कभी भी अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के कवि इस मैसेज स्टेंजा के माध्यम से यही कहना चाहता है कि आप किसी भी रास्ते पे चलिए, लेकिन आप जब आपने जो डिसीज़न ले लिया है तो फिर आपको उस डिसीज़न को पूरा करना होगा, आपको उस डिसीज़न को पूरा फुलफ़िल करना होगा। ऐसा नहीं कि आप आधे रास्ते में उस डिसीज़न को छोड़कर वापस पीछे आ जाएं और वापस दोबारा नए सिरे से शुरुआत करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के ये बात सेकेंड स्टेंजा में की गई है। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेंजा की। थर्ड स्टेंजा हमारा ये रहा। थर्ड स्टेंजा में पोइट क्या कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वी लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब यहाँ पर पॉइंट कहता है कि जब उस सुबह उसने देखा बाद में उस रास्ते को तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और यानी ट्रोडन मतलब कुचला हुआ, यानी ऐसा लग रहा है कि किसी भी रास्ते पर कोई भी पत्तियाँ जो है कुचली नहीं गई हैं, दोनों रास्ते समान हैं, दोनों रास्तों पर समान चला गया है, यानी एक तरह से समान लोगों ने दोनों रास्तों को यूज़ किया है, कोई भी रास्ता ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है।
ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं पहला रास्ता है जो मैं किसी दूसरे दिन इसको चुनूंगा, अभी तो मैं जो दूसरे रास्ते पे निकल पड़ा हूँ मैं इस पर चलता हूँ, बाद में मैं दूसरे रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए इस रास्ते को मैं छोड़ देता हूँ। येट नोइंग हाउ वी लीड्स ऑन टू वे, लेकिन वो पॉइंट अच्छी तरीके से जानता है कि हाउ वी लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन पॉइंट के दिमाग में ये बात है कि जब जिस रास्ते पर मैं निकल चुका हूँ अब क्योंकि हम हमारी लाइफ में जो भी डिसीजन ले लेते हैं फिर हम पीछे मुड़कर नहीं आ सकते उस डिसीजन पर, क्योंकि एक डिसीजन हमने ले लिया फिर वो रास्ता हमें आगे और कहीं ले जाता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते जाते हैं। तो पॉइंट भी जानता है, पॉइंट के दिमाग में भी ये बात है कि जिस रास्ते पर वो निकल पड़ा है अब उस रास्ते से उसे आगे और रास्ते मिलेंगे, अब पीछे मुड़कर देखना उसके लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए उसे इस बात पर शक होता है कि शायद ही मैं वापस इस रास्ते पर अब आ पाऊंगा। हालांकि वो ये बात सोचता है लेकिन इसके दिमाग में भी ये शक रहता है कि मैं अब दोबारा इस रास्ते पर वापस नहीं आ पाऊंगा। और ये बात है भी, क्योंकि हम जो डिसीजन ले लेते हैं ऐसा नहीं होता कि हम एक बार डिसीजन ले लिया फिर कुछ दिन हम फिर उस डिसीजन पर हम लेने के बाद में फिर थोड़े दिनों बाद में हम हमारा डिसीजन बदलें। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो फिर हमें नुकसान ही होता है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यही बात पॉइंट इस कवि इस स्टेंजा के अंदर कह रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की, और नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट क्या कह रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब पॉइंट क्या कहता है, यानी उसने जो रास्ता चुन लिया उस रास्ते पर वो निकल पड़ा है। हालांकि वो सोचता है कि मैं दोबारा दूसरे रास्ते को जिसको मैंने अभी नहीं चुना उसे मैं किसी दिन दोबारा देखूंगा, लेकिन उसके मन में यह शक है कि वो दोबारा इस रास्ते पर वापस कभी नहीं आ सकता। फिर अगले स्टेंजा में पॉइंट कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाई, लेकिन अब जो डिसीजन ले लिया मैं इस डिसीजन को फुलफिल करने की कोशिश करूँगा, मैं इस डिसीजन को निभाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाई, और समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, यानी कई सालों के बाद में मैं एक डीप ब्रेथ गहरा सांस लेकर लोगों को बताऊंगा काफ़ी सालों बाद, टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा मुकाम आया था जब मेरे सामने दो रास्ते थे, दो विकल्प थे और मुझे उनमें से एक चुनना था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने वो रास्ता चुना जो कम लोगों के द्वारा चला गया था। क्योंकि जब पहली बार जब पॉइंट देखता है उन दोनों रास्तों को तो वो तभी तो चुनता है, उस रास्ते को तभी चुनता है जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये रास्ता जो है कम लोगों के द्वारा चला गया, इसलिए वो उस रास्ते को चुनता है। तो इसी स्टेंजा में पॉइंट यही बता रहा है कि मैं आगे जाकर काफ़ी सालों बाद में मैं लोगों को ये बात बताऊँगा कि मैंने काफ़ी गहरा सांस लेकर एक आह के साथ मैं लोगों को बताऊंगा काफ़ी सालों बाद में कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा मुकाम आया था जब मेरे सामने दो विकल्प थे और मुझे उनमें से एक रास्ता चुनना था, और मैंने वो रास्ता चुना था जो कम लोगों के द्वारा चला गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और आज जो कुछ भी हूँ, आज जो भी मैंने कामयाबी हासिल की है, मैं जिस भी मुकाम पर हूँ वो मेरे उस डिसीज़न के ही कारण हूँ। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कवि ने इस पोएम के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जब हमारे सामने कई विकल्प होते हैं, कई चॉइसेस होती हैं और उनमें से हमें एक का चयन करना होता है। तो जब हम उनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो पोइट इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जो भी हम चॉइस करें, जो भी हम डिसीजन लें, काफ़ी सोच समझ कर लें। डिसीजन लेने से पहले काफ़ी सोचें, समझें, विचार करें, मनन करें, तब जाकर हम डिसीजन लें। क्योंकि एक बार डिसीजन लेने के बाद में अगर हम कुछ दिनों के बाद में हमारा मूड बदलते हैं, मूड हमारा चेंज हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम दूसरा डिसीजन लेकर हमें दूसरा डिसीजन लेना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर अपनी लाइफ में जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी कुछ करना है, वो सोच समझ कर करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। क्योंकि आज जो आप डिसीजन लेंगे वही डिसीजन आपका आने वाले 10-15 साल में आपका फ्यूचर जो होगा वो डिसाइड करेगा। तो आपका फ्यूचर जो है वो आज जो आप डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में जो भी आप डिसीजन लें काफ़ी सोच समझ कर ले। मोटे तौर पर ओवरऑल ये बात इस कविता के अंदर बताई गई है। अब बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस कविता के अंदर यूज़ की गई हैं। मोटे तौर पर इस कविता में 4 लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। एक एलिट्रेशन, दूसरी रेपिटेशन, एक सिंबोलिज्म और एक और लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा। ये 4 लिटरेरी डिवाइसेस इसके अंदर यूज़ की गई हैं। तो इसे भी मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो पहली लिटरेरी डिवाइस जो इसके अंदर है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बात कर लेते हैं। Alliteration is a device that features repetition of a consonant sound। यानी जब भी आपको एलिट्रेशन का चयन करना हो तो एलिट्रेशन का सीधा सा मतलब है ये वो डिवाइस है जो पेश करती है रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि। साउंड दो तरह की होती है, एक तो वोवल साउंड होती है, एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है? जैसे वोवल साउंड तो होती है ए ई आई ओ यू, ये तो वोवल साउंड हो गई, वोवल वर्ड हो गए, इनसे जो साउंड होती है वोवल साउंड होती है। और इनके अलावा जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो जब भी आप किसी स्टेंजा में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन देखें, यानी किसी भी व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति अगर आप देखते हैं तो वो जो वर्ड्स हैं वो क्या है? एलिट्रेशन है। जैसे कि ये स्टेंजा हम देख लेते हैं, इसमें क्या लाइन दी होगी। फॉर एग्जाम्पल
example, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was glossy and wanted wear. wanted where यानी वैसे wanted वैसे where, तो दोनों जो है कॉन्सोनेंट साउंड है और दोनों वर्ड्स जो है एक के बाद एक यूज़ किए तो जाहिर सी बात है सीधा सा जब भी आप ऐसा सिचुएशन देखें तो वहाँ पर इसे आप एलिट्रेशन मानेंगे। तो यहाँ पर ये जो wanted where है ये हमारा हो गया एलिट्रेशन। तो इस तरीके से आप आराम से किसी भी स्टेंजा में एलिट्रेशन की पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है हमारी एनाफोरा। एनाफोरा की जब हम बात करते हैं तो एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज अ डिवाइस दैट फीचर्स रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेज, फ्रेज और क्लॉज। यानी एनाफोरा जो है वो ये भी शब्दों की पुनरावृत्ति है, लेकिन ये वर्ड्स जो हैं वो किसी भी सेंटेंस की या फ्रेज की या क्लॉज की स्टार्टिंग में आते हैं एकदम, यानी किसी भी स्टेंजा में जहाँ पर भी आएंगे तो स्टार्टिंग में होंगे, बिगिनिंग में होंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखकर आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एनाफोरा का एग्जाम्पल देखिए ये है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया गया है, Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पर देखिए 3 लाइनें हैं, जैसे एंड। अब एंड से स्टार्टिंग में एंड का यूज़ किया गया है, तो ये एनाफोरा है। ठीक है, जब भी किसी स्टेंजा में कोई वर्ड बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो आप समझ लें कि वो क्या है? एनाफोरा है। तो इस तरीके से एनाफोरा को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी स्टेंजा में। अब बात कर लेते हैं थर्ड हमारी जो लिटरेरी डिवाइस है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है? ये रही, रेपिटेशन इज द रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। रेपिटेशन भी एक तरह से वर्ड और फ्रेज की रिपीटेशन ही है, पुनरावृत्ति ही है, लेकिन रेपिटेशन और एनाफोरा में फ़र्क ये है कि एनाफोरा जो होता है वो किसी भी स्टेंजा में स्टार्टिंग में आता है। रेपिटेशन जो है वो किसी भी पोएम में, किसी भी स्टेंजा में, कहीं पर भी शब्दों की या फ्रेज की पुनरावृत्ति कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन एनाफोरा में किसी एक ही स्टेंजा में शब्दों की पुनरावृत्ति होगी और वो भी स्टार्टिंग में होगी। ठीक है, रेपिटेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रेपिटेशन का एग्जाम्पल ये हो गया, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। अब स्टेंजा में ये लाइन है, ठीक है, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, और इसी पोएम में एक दूसरे पैराग्राफ में भी इस लाइन को दिया गया है। तो कुल मिला के ये लाइन जो है एक पोएम के अंदर दो जगह यूज़ की गई है। तो यहाँ पर इस लाइन को आप रेपिटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ हुई है वो रेपिटेशन यूज़ हुई है। ठीक है, मतलब उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप रेपिटेशन की पहचान कर सकते हैं। जब भी आपको एनाफोरा की पहचान करनी होगी तो आप स्टेंजा में देखेंगे कि अगर किसी वर्ड की रेपिटेशन हो रही है एक ही स्टेंजा के अंदर स्टार्टिंग में, तो वो तो है एनाफोरा। और अगर किसी पोएम में अलग अलग स्टेंजा में कहीं पर भी अगर 2 लाइनों की, फ्रेज की, वर्ड्स की रेपिटेशन हो रही है तो वो हो जाएगा रेपिटेशन। ठीक है, तो रेपिटेशन और एनाफोरा में ये माइनर सा डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ लिटरेरी डिवाइस की, और फोर्थ लिटरेरी डिवाइस हमारी ये रही, symbolism. Symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meanings that are different from their literal sense. तो वही है जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पहली लाइन ही पढ़ी थी इस कविता की, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। तो यहाँ पर टू रोड्स जो है, रोड का मतलब यहाँ पर सड़क से न होकर एक दूसरा मैसेज कवि देना चाहता है। कुल मिलाकर यहाँ पर रोड जो है एज ए सिंबल यूज़ की गई है। तो जब भी कोई चीज़ सिंबल के माध्यम से किसी चीज़ को बताने की कोशिश की जाए किसी कविता में, तो वहाँ पर उस चीज़ को हम सिंबोलिज्म के माध्यम से सिंबोलिज्म से इंडिकेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, टू रोड्स रिप्रेजेंट 2 और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ, यानी रोड के माध्यम से बताया गया है 2 और 2 से ज़्यादा चॉइस, पसंद, डिसीजन जो हमारे जीवन में हम लेते हैं, हमारे सामने होते हैं, जो हमें डिसीजन लेने होते हैं, उनके बारे में 2 रोड्स का यूज़ करके बताया गया। तो यानी जो 2 रोड्स हैं वो रिप्रेजेंट किसको कर रही हैं? 2 और मोर चॉइसेस को। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एज ए सिंबल, यहाँ पर 2 रोड्स एज ए सिंबल यूज़ किया गया है। तो ये थी हमारी इस कविता की जो 4 लिटरेरी डिवाइस, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम की समरी और लिटरेरी डिवाइस और जो राइमिंग स्कीम के बारे में हमने बात की है काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है। So this is all about the video. I hope you have understood well, and if you like this video, please give it a like and share with your friends, siblings, and all the students who are in 9th class. And thank you once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, keep watching, keep learning, and keep improving your English in this way. So once again, thank you. Have a nice day.